चलिए स्टार्ट लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बेसिकली जो F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, मैं आपको ना उसका पूरे सिलेबस का एक आइडिया देता हूँ। क्या सिलेबस में बेसिकली क्या चीज़ें और क्या नहीं है, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको ये बताऊंगा इंशाल्लाह कि हम पढ़ेंगे कैसे। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होगी, पहली क्लास में जो बताया जा रहा है आपको कि हम इस तरह से पढ़ेंगे, तो मेरे ख्याल से चीज़ें रिकॉर्ड भी हो रही हैं। अब तो ये बड़ा ज़बरदस्त काम हो गया, क्योंकि अगर मिसाल के तौर पर 10 क्लासेस के बाद आपको लगता है कि भाई जैसे बोला था ऐसा तो कुछ पढ़ा ही नहीं रहे, कुछ और ही चल रहा है, तो एटलीस्ट आपके पास एक प्रूफ होगा, दैट इज माय रिकॉर्डिंग, कि आप जिसमें मुझे बता सकते हैं कि सर यू कमिटेड दिस, वो कुछ और रहा है। पहले जाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं थी, तो कुछ भी बोल के मुकर सकते थे। अब ऐसा नहीं हो सकता, हर चीज रिकॉर्ड हो। ठीक है जी। पैटर्न पढ़ाने का बता देता हूँ। पहली चीज, हम जो भी चीज पढ़ेंगे, कोई भी आईएएस पढ़ेंगे, कोई भी आईएफआरएस पढ़ेंगे, बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं कभी भी एज्यूम नहीं करता किसी भी पेपर में कि बच्चे के पास कोई प्रीवियस नॉलेज, यानी कि चाहे F7 हो चाहे SBR हो, भाई मैं उसमें मार्कअप मार्जिन भी बताता हूँ क्या होता है। क्यों? मैं ये समझता हूँ कि स्टूडेंट ना बस पेपर पास करने के बाद भूल जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं ये अज्यूम करके बैठूंगा बच्चे के पास प्रीवियस नॉलेज है, तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। अगर उसके पास नहीं है या वो रिकॉल नहीं कर पा रहा, तो प्रॉब्लम है। तो आपको जीरो से इंशाल्लाह जो एग्जामिनेशन लेवल है वहां तक लाएंगे। लेकिन एग्जामिनेशन लेवल से ना हम एक दो स्टेप ऊपर रहेंगे। उसकी वजह है, नॉर्मली ना एग्जाम के अंदर प्रेशर होता है। उस प्रेशर की वजह से होता क्या है कि ऑटोमेटिकली थोड़ा सा मैं हम जो है ना, हमारा जितना भी नॉलेज होता है हमें लगता है थोड़ा कम है। तो पहले से अगर आप एग्जामिनेशन जो आपकी रिक्वायरमेंट है उससे थोड़ी नॉलेज ज्यादा होगी, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा, नॉलेज का थोड़ा ज्यादा होने में मसला नहीं है, नॉलेज के कम होने में प्रॉब्लम। ठीक है जी। आपको मतलब इस चीज में थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन ये होनी चाहिए कि आप जिस टीचर से पढ़ रहे हैं, मैं सिर्फ F7 नहीं पढ़ाता, मैं अल्हम्दुलिल्लाह SBR भी पढ़ाता हूँ। मतलब मैं जिस पेपर को पार्ट 2 में पढ़ाता हूँ, तो मैं उसका एडवांस भी पढ़ाता हूँ। तो यू आर इन सेफ हैंड्स अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि अगर मैं F7 पढ़ा रहा हूँ, तो भाई उसका एडवांस SBR है, तो आई टीच SBR अल्हम्दुलिल्लाह। अगर मैं F9 पढ़ा रहा हूँ, तो उसका एडवांस AFM है, तो मैं वो भी पढ़ा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। टैक्स की बात करेंगे तो उसका एडवांस भी पढ़ा रहा हूँ। तो हर पेपर का अल्हम्दुलिल्लाह एडवांस पेपर भी पढ़ा रहा हूँ। तो इससे आपको थोड़ा सुकून आ जाना चाहिए कि यार मतलब ऐसा नहीं है। क्योंकि डेंजरस चीज वो है कि यार एक बंदा अगर पार्ट 2 पढ़ा रहा है तो पार्ट 2 ही पढ़ा रहा है, उसने कभी पार्ट 3 पढ़ाया ही नहीं। तो इसका मतलब ये है कि मैं बहुत आराम से इंशाल्लाह आपको आपके लेवल से थोड़ा, जो F7 का लेवल है उससे थोड़ा आगे जा सकता है। ठीक हो गया जी। अब F7 की अगर हम बात करें, तो F7 में जो सिलेबस है, अभी मैं उस पर थोड़ी सी बात करना चाह रहा हूँ। F7 के सिलेबस में जो कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है, हमारे पास जो कुछ ISS है, लाइक हमारे पास एक आईएएस है, लेट्स से IAS 1 भी है, जिसमें सिंपली हम प्रेजेंटेशन की बात करते हैं, SOFP कैसे बनेगी, SOCI कैसे बनेगा। अच्छा, IAS 1 ना आप थ्रू आउट द कोर्स पढ़ रहे होते हैं, अलग से नहीं पढ़ाया जाता। ये सारे का सारा प्रेजेंटेशन के ऊपर ऑटोमेटिकली आप सीख जाते हैं। इससे अगर हम आगे चलते हैं, IAS 7 जो है बेसिकली ये कैश फ्लो स्टेटमेंट है। जब आप कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ेंगे प्रॉपरली, तो IAS 7 उसमें कवर हो रहा होगा। तो IAS 7 बेसिकली क्या है, आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। जब हम कैश फ्लो का टॉपिक पढ़ रहे होंगे, तो किस चीज को कवर कर रहे होंगे, IAS 7 को कवर कर रहे होंगे। अच्छा बेटा, आपके पास IAS 8 है। IAS 8 बेसिकली जो डील करता है ना, वो डील करता है कि यार देखिए, वी आर ह्यूमन बींग्स, हमसे अकाउंटिंग करते हुए एरर हो सकता है। भाई, अकाउंटिंग करते हुए एरर तो हो सकता है ना यार। अब किसी कंपनी के अंदर किसी अकाउंटेंट से अगर कोई एरर हो गया, तो करेक्शन कैसे करूं भाई। कोई आईएएस देखिए, अब थोड़ा बड़ा लेवल आ गया ना। अच्छा, करेक्शन यूं नहीं होती, उसको जाके मिटा दो, जाके सही लिख दो, ये कौन सी करेक्शन है भाई। प्रॉपर अकाउंटिंग होती है उसकी। तो कोई ऐसा आईएएस होना चाहिए जो बेसिकली मुझे उस करेक्शन के अंदर हेल्प करे, दैट इज IAS 8। अकाउंटिंग पॉलिसी होती है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अकाउंटिंग पॉलिसी का वर्ड जहां भी यूज होता है, उसका मतलब होता है राइट टू चूज। अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या होता है, राइट टू चूज। मतलब आपको चॉइस दी जाती है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट्स टॉक अबाउट IAS 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। IAS 16 एक कंपनी को राइट टू चूज देता है कि आपकी मर्जी, आप कॉस्ट मॉडल पे जाए या रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाए। ये अकाउंटिंग पॉलिसी है। जब भी किसी भी आईएएस में, किसी भी IFRS में हम ये वाला वर्ड यूज करेंगे ना, आपकी मर्जी है कुछ भी कर लो दोनों में से, तो वो अकाउंटिंग पॉलिसी है। अब
एक आईएएस ने मुझे क्या दे दी, अकाउंटिंग पॉलिसी दे दी, क्या राइट टू चूज दे दिया, आप कॉस्ट मॉडल पे जाओ या रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाओ, चलो मैंने एक मॉडल को ऑप्ट कर लिया। ऐसा भी तो हो सकता है 3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद मैं उस पॉलिसी को क्या करूं, चेंज। अब अगर मैं अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करता हूं कुछ टाइम के बाद, तो वो कौन सा आईएएस है जो मुझे ये बताएगा कि यार ये जो चेंज करने जा रहे हो उसको कैसे अप्लाई करोगे, दैट इज ऑल्सो आईएएस 8। तो आईएएस 8 आपको बताएगा एरर हो गया तो उसको कैसे करेक्ट करो। अकाउंटिंग पॉलिसी को चेंज करोगे तो अकाउंटिंग कैसे होगी, तो कौन सा आईएएस बताएगा, आईएएस 8। फिर एक चीज होती है एस्टीमेट, एस्टीमेट चेंज होते रहते हैं। एस्टीमेट चेंज होगा तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करेंगे, आईएएस 8 आपको बताएगा। एस्टीमेट की इससे हटके एग्जांपल देता हूँ, इससे हटके ठीक है। एस्टीमेट जब भी चेंज होता है ना प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है, प्रोस्पेक्टिवली मींस वहां से ऑनवर्ड्स। इसकी एग्जांपल ले लें, 2 मिनट में पता लग जाएगा एस्टीमेट होता क्या है। आप में से जितने भी लोग क्लास में ऑफ कोर्स बैठे हुए हैं, हम सब जब एसीसीए में आते हैं तो एक घर पे ना पूरी मीटिंग बैठती है। 90% फैमिलीज में ऐसा ही होता है, सारी फैमिली बैठी हुई है, एस्टिमेशन चल रही होती है, पैसे कितने लगेंगे, टाइम कितना लगेगा। बच्चा आराम से बैठा होता है, घर वाले अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, हाँ भाई कितने पेपर है, कितनी अटेम्प्ट लगेंगी। कुछ बच्चे जरा अलग चल रहे होते हैं, मतलब तुम जितने पेपर हैं 2-3 अटेम्प्ट बढ़ा दीजिएगा। मतलब ये क्या बोल रहे हो आप, मतलब अब्बा जी जरा समझा करें, मतलब थोड़ा बहुत तो रखे हम हमारे लिए। अब एक बच्चा एसीसी में आ गया, सर नॉर्मली क्या होता है, 6-6 महीने बाद, 1-1 साल के बाद एस्टिमेट चेंज हो रहे होते हैं। घर वाले बार बार पूछ रहे होते भाई कितना टाइम लगेगा, कितना लगेगा। बच्चा वही लगा रहा था 1 साल। बोला ये एक कब खत्म हुआ, बोला लेकिन मैंने एक की बात की। एस्टिमेट हमारा क्या हो रहा होता है, चेंज। तो एस्टिमेट जब भी चेंज होगा किस तरह से अप्लाई होगा, प्रोस्पेक्टिवली। लेकिन अकाउंटिंग कैसे होगी, आईएएस 8 बताएगा। इट मींस एरर हो जाएगा तो ठीक करने के लिए कौन सा आईएएस है, 8 के अकॉर्डिंगली ठीक होगा। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी के लिए आईएएस 8 हेल्प करेगा। एस्टिमेट जब चेंज होगा तो कौन सा आईएएस हेल्प करेगा, 8। कैसे, वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। आईएएस 10 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। इवेंट्स आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट, कुछ इवेंट्स रिपोर्टिंग डेट के बाद भी होते हैं। ऑथराइजेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पहले, अब ये रिपोर्टिंग डेट के बाद ऑथराइजेशन से पहले क्या है क्या नहीं है, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग, ये सब पढ़ोगे आप इंशाल्लाह तमीज के साथ। फिर थोड़ा सा अगर हम आईएएस 8 से आगे चलते हैं, आईएएस 12 इनकम टैक्सेस। आईएएस 12 जो इनकम टैक्सेस है, इसके अंदर एक डेफर्ड टैक्स भी मौजूद होता है। अब इनकम टैक्सेस का जो टॉपिक है ना आईएएस 12, ये सबसे आसान है। क्यों, असल में वो जो इनकम टैक्सेस है ना उनके फिक्स रूल्स है। अगर आपको रूल्स पता है तो ये इनकम टैक्स का टॉपिक कभी भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर इससे हटके एग्जांपल दे रहा हूँ, आप प्योर टैक्स की बात कर लें, बेटा टैक्स में ना रूल्स होते हैं, अगर आपको रूल्स आते हैं टैक्स मिलने में डिस्टर्ब यू। तो आईएएस 12 में इनकम टैक्सेस में हम देखेंगे यार क्या रूल्स है, किस तरह क्या कॉन्सेप्ट है, अंडर प्रोविजन, ओवर प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स एसेट कब आएगा, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी कब आएगी, ये सारी चीजें आप इंशाल्लाह बहुत तमीज से पढ़ेंगे। बेटा इससे आगे चलते हैं, लेट्स टॉक अबाउट आईएएस 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट। जब हम प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह सबसे पहली चीज ये डिस्कस करेंगे यार प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट इटसेल्फ क्या होता है। बहुत से ऐसे बच्चे भी होते हैं माशाल्लाह, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है आईएएस 16 जो थोड़ा अर्ली स्टेजेस में भी बच्चा पढ़ रहा होता है। लेकिन बहुत अजीब सी बात हो जाती है कि पूरा आईएएस पढ़ लिया बच्चे ने, लेकिन किसी ने इंटरव्यू में सिर्फ एक चीज पूछी, यार बस ये बता दो प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट खुद क्या है। बच्चा गया, तो बात ही वहां से शुरू होगी, भाई ये खुद क्या है भाई। अकाउंटिंग तो फिर आगे की बात है। फिर एक और अजीब सा कॉन्सेप्ट जो कि मिस कॉन्सेप्ट होता है। असल में आईएएस 16 जब आप पढ़ते हैं प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट, जिसमें हम बेसिकली बात करते हैं डेप्रिसिएशन की, अब वो डेप्रिसिएशन की जो डेफिनेशन है उसको भी बहुत तरीके से डिस्कस किया जाता है। आईएएस 16 में हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ। आईएएस 16 ये कहता है डेप्रिसिएशन का मतलब होता है सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ डेप्रिशिएबल कॉस्ट। अब सवाल ये पैदा होता है आईएएस ने सिस्टमैटिक का वर्ड क्यों यूज किया, ये सिस्टमैटिक का मतलब क्या है भाई, कोई और वर्ड यूज कर लेते आप, व्हाई सिस्टमैटिक। तो फिर आईएएस उसको एक्सप्लेन करता है, आपका जो डेप्रिसिएशन का मेथड है एसेट से जो मिलने वाले इकोनॉमिक बेनिफिट के पैटर्न्स है ना उनके साथ मैच करना चाहिए। क्या मतलब, मिसाल के तौर पे आपने एक बिजनेस प्रीमिसेस लिया, क्या लिया, बिजनेस प्रीमिसेस, जिसमें बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, और आपने कहा भाई इस बिजनेस प्रीमिसेस में हर साल मोर और लेस रेवेन्यू हम सेम कमाएंगे। हमने एक बिल्डिंग ली जिसमें बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, और मेरा बिजनेस ये कह रहा है भाई इससे हम रेवेन्यू हर साल मोर और लेस सेम कमाएंगे। हमें उस बिजनेस प्रीमिसेस को स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिशिएट करना चाहिए। क्यों, जब मिलने वाला बेनिफिट एक जैसा है
तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी क्या होना चाहिए उस प्रीमिसेस का, एक जैसा होना चाहिए। आई विल गो फॉर स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर आप कहते हैं नहीं, हमने एक ऐसा एसेट खरीदा है जिसमें शुरू में ज्यादा बेनिफिट होंगे, बाद में कम बेनिफिट होंगे, गो फॉर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में शुरू में डेप्रिसिएशन ज्यादा होता है, बाद में कम होता है। इससे हट के बता रहा हूं, मिसाल के तौर पे अगर हम कोई 0 मीटर गाड़ी ले लेते हैं, 0 मीटर गाड़ी में यकीन माने शुरू में आपको इकोनॉमिक बेनिफिट ज्यादा होते हैं, वो शुरू में आपको इतना तंग नहीं करेगी। बात समझ में आ रही? शुरू में आपको ज्यादा बेनिफिट हो रहा होगा, बाद में कम बेनिफिट हो रहा होता है। हम कहते हैं यार आप व्हीकल को क्या करो, रिड्यूसिंग बैलेंस पे लेके चले जाओ। क्योंकि मेथड, डेप्रिसिएशन के मेथड को मिलने वाले के जो पैटर्न है उसके साथ क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। और मजे की बात, डेप्रिसिएशन का जो मेथड होता है ना, वो एस्टीमेट होता है, अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं होती। अगर ये अकाउंटिंग पॉलिसी होता तो आईएएस 16 में पता क्या लिखा होता, आईएएस 16 में ये लिखा होता आपकी मर्जी है कोई भी मेथड यूज कर लो। ये पूरे आईएएस में ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं। आईएएस में ये लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन के मेथड को एसेट से मिलने वाले जो इकोनॉमिक बेनिफिट का पैटर्न है उससे क्या होना चाहिए, मैच। तो इसमें मर्जी कहां पर आई, मर्जी तो आई नहीं गई। क्योंकि हमने तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट ये सीखा है, अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब होए जहां राइट टू चूज हो। आईएएस तो मुझे राइट टू चूज दे ही नहीं रहा, आईएएस 16 उल्टा वो तो मुझे क्या कह रहा है, भाई ख्याल रखिएगा आपके डेप्रिसिएशन के मेथड को एसेट से मिलने वाले जो इकोनॉमिक बेनिफिट के पैटर्न है उससे क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। तो मेरी मर्जी तो आई नहीं रही भाई। तो ये छोटी छोटी चीजें आप इसमें इंशाल्लाह देखेंगे तमीज से बिल्कुल। फिर बेटा इससे थोड़ा आगे चलते हैं, आईएएस 20 पढ़ेंगे इंशाल्लाह। गवर्नमेंट ग्रांट देखेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग किस तरह की होती है, किस तरह की नहीं होती है, कैपिटल नेचर की ग्रांट क्या होती है, रेवेन्यू नेचर की ग्रांट क्या होती है, ये सारी बातें इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और फिर इंटरेस्टिंगली ये भी पढ़ेंगे, देखिए ग्रांट ऐसे ही नहीं मिलती आपको, गवर्नमेंट ऐसे थोड़ी ग्रांट देगी। नॉर्मली जब ग्रांट मिल रही होती है तो कोई ना कोई कंडीशंस होती है। अब कंडीशंस मीट कर ली फिर तो पैसा वापस नहीं करना पड़ेगा आपको। ऐसा भी तो हो सकता है ग्रांट मिल गई है और जो कंडीशन मुझे फुलफिल करनी थी मैं फुलफिल कर नहीं पाया, तो ग्रांट वापस भी तो करनी पड़ सकती है, ये सुनो। अब अगर ग्रांट वापस करनी पड़ेगी तो अकाउंटिंग क्या होगी, तो दो तरह की अकाउंटिंग सीखे ना, मिल रही है तो अकाउंटिंग क्या है, अल्लाह अगर वापस करनी पड़ गई तो अकाउंटिंग है, यही होगा और तो कुछ होने वाला नहीं। खुद सोचो ना, मतलब गवर्नमेंट ग्रांट में क्या अकाउंटिंग होगी, यही होगी भाई। मिल रही है तो क्या अकाउंटिंग करो, अगर वापस करनी पड़ जाए तो क्या अकाउंटिंग करनी है, सीखेंगे इंशाल्लाह। गवर्नमेंट ग्रांट का मतलब भी सीखेंगे, गवर्नमेंट ग्रांट इटसेल्फ है क्या इंशाल्लाह। आईएएस 21 पढ़ेंगे आप, फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस। अब यार हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान में, हम कह सकते हैं कि यार मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन उनकी पीकेआर के अंदर है। लेकिन आई सेड मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन पीकेआर में, आई डिड नॉट से सारी ट्रांजैक्शन पीकेआर में। यार आप अपनी बात कर लो, आपकी मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन पीकेआर के अंदर है, लेकिन आपकी भी तो कुछ ट्रांजैक्शन पाउंड स्टर्लिंग में होती है, ये सुनो। तो आपको नहीं लगता एक ऐसी कंपनी जिसकी मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन लेट्स से पीकेआर के अंदर है, लेकिन उसकी कुछ ट्रांजैक्शन डॉलर्स में, कुछ पाउंड स्टर्लिंग के अंदर है, तो कोई ऐसा आईएएस होना चाहिए ना जो उसको फैसिलिटेट करे कि इन फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के साथ डील कैसे करना है। अगर कोई आईएएस ना हो, मिसाल के तौर पे मेरी कंपनी में सारी ट्रांजैक्शन, मेजॉरिटी ट्रांजैक्शन पीकेआर के अंदर है, कुछ ट्रांजैक्शन डॉलर्स के अंदर है, एक मिनट के लिए अज्यूम कर लेते हैं कि कोई आईएएस है ही नहीं, तो पता है प्रॉब्लम क्या होगा, फिर जैसा मुझे समझ में आएगा मैं फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के साथ वैसे डील करूंगा। आपकी कंपनी में ट्रांजैक्शंस होंगी ओवरसीज करेंसी में, फॉरेन, आपको जो समझ में आएगा आप करेंगे। प्रॉब्लम पता है क्या आएगा, प्रॉब्लम आएगा आईएएस और आईएफआरएस को बनाने का ऑब्जेक्टिव ये हार्मोनाइजेशन। हार्मोनाइजेशन मींस जो अकाउंटिंग मैं कर रहा हूं उसी सिचुएशन में आप भी वही अकाउंटिंग करो। तो अगर आईएएस 21 नहीं होगा तो हम सबकी अकाउंटिंग तो अलग हो जाएगी। तो इसलिए आईएएस 21 को डेवलप किया गया कि भाई फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन के साथ डील कैसे करना है ताकि हार्मोनाइजेशन रहे। ये बात क्लियर होती है, ये सब हम देखेंगे इसमें इंशाल्लाह। बेटा एक और आईएएस है, आईएएस 23, बोरिंग कॉस्ट। जरूरी नहीं है हर कंपनी के पास इतने पैसे हों कि अपने ही पैसे से कोई प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट लेट से मैन्युफैक्चर करे। ऐसा भी पॉसिबल है कि मैंने लोन लिया, उससे मैं कोई बिजनेस प्रेमिसेस बना रहा हूं, मैंने लोन लिया उससे कोई मैं प्लांट मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, तो यार उस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाएगा उसकी क्या अकाउंटिंग होगी। आईएएस 23 आपको बताएगा बोरिंग कॉस्ट की अकाउंटिंग बेसिकली क्या होती है, कब कैपिटलाइज करते हैं। कैपिटलाइज मींस इट बिकम्स योर एसेट। एक तरफ मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ, अल्लाह माफ करे, दूसरी तरफ वो मेरा एसेट बन रहा होगा। लेकिन यार
कब उस बोरिंग कॉस्ट को हम कैपिटलाइज करेंगे और कब कैपिटलाइज नहीं करेंगे, ये पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ ऐसे आईएएस है, लाइक आईएएस 27 हो गया, आईएएस 28 हो गया। अब 28 एसोसिएट के साथ डील करता है, आईएएस 27 सब्सिडरी की बातें करेगा। जब आप कंसोलिडेशन का टॉपिक पढ़ेंगे, जो कि बड़ा आसान सा टॉपिक होता है, उसमें ऑटोमेटिकली जब हम एसोसिएट की अकाउंटिंग सीख रहे होंगे तो आईएएस 28 कवर हो रहा होगा। जब हम बेसिकली कंसोलिडेशन पढ़ रहे होंगे तो आईएएस 27 ऑटोमेटिकली कवर हो रहा होगा, अलग से हमें उसके पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत नहीं होती। फिर मजीद थोड़ा सा आगे चले, कितने हो गए, 11, ज्यादा नहीं है। इसके बाद देखिए आईएएस 32 पढ़ेंगे आप, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। हम देखेंगे यार फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इटसेल्फ क्या है क्या नहीं है, उसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी, आईएएस 32 आपको बताएगा इंशाल्लाह। आईएएस 33 ईपीएस, अर्निंग पर शेयर, जहां से हम स्टार्ट लेंगे इंशाल्लाह। क्या यार आईएएस 33 ईपीएस क्या है क्या नहीं है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, देखेंगे उसको इंशाल्लाह। आईएएस 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट, देखेंगे यार आईएएस 36 का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों इस आईएएस को बनाया भाई। फिर हम देखेंगे आईएएस 36 एक इंडिविजुअल एसेट पे कैसे लगेगा, कैश जनरेटिंग यूनिट नाम की दुनिया में कोई चीज होती है, उस पे कैसे अप्लाई होगा, पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह। आईएएस 37 प्रोविजन, कॉन्टीजेंट एसेट एंड कॉन्टीजेंट लायबिलिटीज, देखेंगे यार प्रोविजन क्या होता है क्या नहीं होता। उससे भी इंटरेस्टिंग चीज पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि जब दुनिया में आईएएस 37 था ही नहीं, तो उस वक्त एक कॉन्सेप्ट होता था बिग बात प्रोविजन। अब वो 37 में बिग बात प्रोविजन क्या है, जब 37 नहीं था तो वो होता था, देखेंगे वो क्या चीज है, पढ़ेंगे इंशाल्लाह। आईएएस 38 इंटेंजिबल एसेट, आईएएस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आईएएस 41 एग्रीकल्चर। ये कुछ आईएएस है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। आईएएस 2 भी ले लें, क्या याद करेंगे, कैसा, स्टॉक इन्वेंट्री ले लो भाई। अच्छा जी, आईएफआरएस की बात करें, आईएफआरएस 3। अब ये जो बेटा आईएफआरएस 3 है ना, बेसिकली जब आप कंसोलिडेशन पढ़ेंगे तो उसमें आईएफआरएस 3 आपका इंशाल्लाह कवर हो रहा होगा, आपको टेंशन नहीं लेनी उसकी। इसी के साथ आपका जो आईएफआरएस 11 है, बल्कि यूं ले 10, 11 और 12, ये भी कंसोलिडेशन में कवर होता है। असल में आईएफआरएस 10 जब आप पढ़ेंगे तो उसमें हम ये सीख रहे होंगे कि यार हाउ टू डिसाइड कंट्रोल किसके पास है, हाउ टू डिसाइड पेरेंट कौन है। काफी पहले जब आईएफआरएस 10 नहीं था ना, तो बहुत आसान चलता। जब आईएफआरएस 10 नहीं था, तरीका क्या था, सिर्फ एक चीज देखी जाती थी, किसके पास मेजॉरिटी ऑफ द वोटिंग राइट्स है, बस। अब ऐसा नहीं होता। अब आईएफआरएस 10 आपको बताता है कंट्रोल चेक कैसे करना है। ऐसा भी हो सकता है एक कंपनी दूसरी कंपनी का पेरेंट है, लेकिन उसके वोटिंग राइट 50% से भी कम है, स्टिल उसके पास कंट्रोल हो सकता है। ये चीज हम आईएफआरएस 10 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। 11 को हम देखेंगे ज्वाइंट वेंचर को, 12 भी इसके साथ ही आ रहा होता है, उसमें डिस्क्लोजर होता है। 22, 22 कौन सा भैया, आईएफआरएस 13 आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह, फेयर वैल्यू मेजरमेंट। आईएफआरएस 15 आप देखेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर इंशाल्लाह। फिर बेटा आप आईएफआरएस 16 भी देखेंगे इंशाल्लाह, लीजेस। किसी जमाने में आईएएस 17 होता था, 11 17 होता था, उसको इन्होंने बेसिकली क्या कर दिया, लीजेस वालों ने उसको रिप्लेस कर दिया। 15 ने बेसिकली आईएएस 18 को भी रिप्लेस किया, आईएएस 11 को भी रिप्लेस किया। अच्छा, कंसोलिडेशन का जब आप टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो ये और ये कवर हो रहा होगा। कैश फ्लो का जब आप टॉपिक पढ़ोगे तो आपका आईएएस 7 बेसिकली क्या हो रहा होगा, कवर हो रहा होगा, ठीक है जी। इसके अलावा कोई और छोटी मोटी चीजें होंगी तो उसके लिए मैंने ईटीसी लिख दिया। फिर बड़े टॉपिक्स अलग से बता दूं, कंसोलिडेशन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ठीक है जी, उन आईएएस के अलावा। इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट में बार बार बता रहा हूँ, आईएएस 7 कवर करता है। रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस एक एक्सट्रीमली इजीएस्ट टॉपिक में से एक है। रेशियो एनालिसिस एक बहुत ही आसान टॉपिक्स में से एक है। उसमें आपको एक तो फॉर्मूला पता होना चाहिए, और फिर उससे बड़ी चीज जो सीखनी है ना, वो रेशियो एनालिसिस की इंटरप्रिटेशन सीखनी है आप।
अच्छा, इसको इतने अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह कि आपको रेशियो एनालिसिस की इंटरप्रिटेशन बहुत तमीज से लिखना आ जाएगी इंशाल्लाह। उसमें और इसमें थोड़ा फर्क है। F5 के अंदर तो नॉन फाइनेंशियल परफॉर्मेंस इंडिकेटर भी आ जाता है, यहाँ पे सिर्फ फाइनेंशियल की हम बात करें। तो यहाँ पे हम देखेंगे रेशियो एनालिसिस, बेसिकली इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है क्या नहीं, किस तरह से उसके इंटरप्रिटेशन होगी। ठीक हो गया जी। फिर इसके अलावा कोई ETC कुछ छोटा मोटा टॉपिक हो तो उसको हम देख लेंगे। तो कैश फ्लो कवर होगा तो IE7 कवर हो जाएगा, कंसोलिडेशन कवर हो रही है तो आपका IFRS 3 बेसिकली कवर हो रहा है। ठीक है, अगली चीज, एक सवाल आपके पास आता है फाइनल अकाउंट्स का। फाइनल अकाउंट्स के अंदर एग्जामिनर क्या करता है, जितने भी IAS आपने पढ़े ना, उसकी कोशिश होती है कि उन IAS में से 5-6 IAS की एडजस्टमेंट पूछ ले। फाइनल अकाउंट्स का टॉपिक वो बच्चा बहुत अच्छे से कर सकता है जिसको IAS के ऊपर ग्रिप है। अच्छा, जब आप फाइनल अकाउंट्स पढ़ते हो जिसमें समझे सारे IAS सारे IFRS का निचोड़ होता है, तो आप समझे दोबारा से एक किस्म का आपको रिवीजन मिल जाता है IAS का। क्योंकि शुरू में जब हम IAS पढ़ते हैं तो हम इस तरह से पढ़ रहे होते हैं कि यार एक IAS इटसेल्फ क्या है। फिर जब वो चीज फाइनल अकाउंट्स में आएगी तो आपको दोबारा थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा, जो हम कर रहे होंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अगली चीज, ये सब बुक का क्या होगा, किट का क्या होगा। यार किट जो मैं स्ट्रिक्टली रेकमेंड करता हूँ, आई गो फॉर कैपलाइन। एक जो बच्चा अगर कोई फुल टाइम स्टूडेंट है उसको चाहिए वो BPP की भी किट ले ले, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है। लेकिन एटलीस्ट आप कैपलाइन की किट आपके पास होनी चाहिए। एक चीज मैं बता देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए, आप BPP की किट लें या कैपलाइन की किट लें, उसमें एक चीज लिखी होती है, कभी चेक कीजिएगा, अप्रूव्ड बाय द एग्जामिनेशन टीम। उन किट के अंदर जो क्वेश्चंस हैं, जो आंसर्स हैं, उसको आपकी एग्जामिनेशन टीम ने इम्प्रूव किया हुआ है। यानी कि उनको लगता है कि ये जो किट है, इसके अंदर जो नॉलेज है वो अगर एक बच्चे के पास है वो पास हो सकता है, तो ही उसके ऊपर एक स्टैम्प होती है अप्रूव बाय द एग्जामिनेशन टीम। एक किट के ऊपर भी आपको कमांड आ जाए तो बहुत है, क्योंकि बहुत से क्वेश्चंस दोनों में ओवरलैप हो रहे होते हैं। 100% तो नहीं होते, लेकिन बहुत से सवाल ओवरलैप हो रहे होते हैं। किट का तो ये मसला हो गया। अगली चीज, कैसा बुक का क्या होगा। एक्चुअली बुक में ना आपको कोई बुक नहीं लेनी। क्यों नहीं लेनी बता रहा हूँ। एक्चुअली मैं खुद ही आपके साथ नोट्स शेयर कर रहा हूँ, वो स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको नोट्स मिलते रहेंगे। आप बहुत अच्छे तरीके से एक फाइल बना लीजिएगा, सिलेबस के एंड पे वो समझे एक किस्म की बुक बन जाएगी। डे 1 में हम सारी बुक आपके हवाले नहीं करेंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको मिलते रहे। ये यहाँ तक की बातें क्लियर है सबको? यहाँ तक कोई सवाल नहीं है तो हम आगे चलते हैं। हम बेटा जो स्टार्ट ले रहे हैं ना, अब जरा पेन को भी वगैरह निकाल लें। IAS 33 से EPS, अर्निंग पर शेयर। चीजें साथ साथ में लिखनी भी है, नोट भी करनी, सिर्फ सुनते रहेंगे तो फंसेंगे। अर्निंग पर शेयर, ये हमारा पहला IAS है। इंशाल्लाह यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर चलते ही रहेंगे। EPS, सबसे पहले IAS 33 में EPS में सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करेंगे, फिर हम आगे चलते हैं इंशाल्लाह। अर्निंग, EPS क्या है? अर्निंग पर शेयर। फॉर्मूला देखें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड। माइनस क्या हो रहा है भाई? प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस NCI। NCI क्या है? नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस NCI नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। बेटा इसको डिवाइड करेंगे, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। अब जरा वन बाय वन बात कर लेते हैं फॉर्मूले के इनपुट्स के ऊपर तरीके से। EPS का फॉर्मूला मैंने लिखा है खाली, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस NCI डिवाइड किससे हो रहा है? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। डिवाइड किया जा रहा है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। अच्छा जी, डिवाइड किससे कर रहे हैं? वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज नहीं है। कौन सा एवरेज है? वेटेड।
अच्छा बेटा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हम बात नहीं करेंगे, खुदा के लिए इतना पता होना चाहिए। एक पीएनएल बनेगा, वहां से आपको पीएटी मिल रहा होता है। लेट्स टॉक अबाउट प्रेफरेंस डिविडेंड। यहाँ से बात शुरू करें, फिर एनसीए पे भी आते हैं इंशाल्लाह। अब बिल्कुल छोटी छोटी बातें ध्यान से समझनी, ठीक है? फिर हम इसके एंड पे या नेक्स्ट क्लास के स्टार्ट पे, इसी क्लास के एंड पे पेपर का पैटर्न भी डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, लॉजिकली हमारे पास एमसीक्यूज भी मौजूद है, ठीक है? लेकिन सारे एमसीक्यूज नहीं आते, ठीक है जी? सेक्शन सी लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, सेक्शन ए के अंदर एमसीक्यूज है, सेक्शन बी में जो ओटीक्यू होता है ना, उसमें बेसिकली क्या होता है, एक सिनेरियो देगा एग्जामिनर छोटा सा, उसके ऊपर 5 समझे एमसीक्यूज दे देगा, सही? तो ये सब देखेंगे इंशाल्लाह। प्रेफरेंस डिविडेंड को प्लीज समझना। सबसे पहली चीज, प्रेफरेंस डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। रिपीट, प्रेफरेंस डिविडेंड किसको देंगे? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ये पहला पॉइंट हो गया। अगली चीज सुनिएगा, जब हम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, समझिएगा। जब मैडम प्रेफरेंस शेयर्स की बात करते हैं, मैंने आपको पहली चीज बताई, हम किसको देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। एक को हम कहते हैं रिडीमेबल। क्या कहते हैं? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्या नाम है भाई? रिडीमेबल। पहले रिडीमेबल पे बात कर लेते हैं। दूसरा है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। अच्छा जी, हमारे पास 2 तरह के प्रेफरेंस शेयर्स है। एक है हमारे पास रिडीमेबल, और दूसरा बेसिकली हमारे पास क्या है? इररिडीमेबल। अब बातें थोड़ी सी समझनी है, कहानी है क्या, प्लीज समझिएगा। सबसे पहली चीज वो क्या है बेटा? इसको देखिए क्या लिखा हुआ है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्या लिखा? समझना, अगर मेरी कंपनी ने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, कौन से वाले, तो मेरी कंपनी बाउंड है एक सर्टेन टाइम के बाद आपसे वो प्रेफरेंस शेयर्स वापस लेने के लिए। मेरी कंपनी सर्टेन टाइम के बाद आपका कैश आपको वापस देगी और आपसे क्या ले लेगी? प्रेफरेंस शेयर्स वापस ले लेगी। यानी कह रहे ये मैं बाउंड हूं आपसे वो शेयर्स खरीदने के लिए। प्लीज सुनिएगा, मतलब सिनेरियो क्या है, मैंने आज आपसे कैश लिया, आपको रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दे दिए। 3 साल के बाद लेट से मैंने आपका कैश आपको वापस दिया और रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ले लिया आपसे। तो भाई जब ये वाली बात आ जाती है ना कि आई एम बाउंड टू रिडीम, मैं कुछ टाइम के बाद इसको वाकई रिडीम करूंगा, तो ये इक्विटी नहीं हो सकता। लॉजिकली ये तो एक लायबिलिटी है, और इसके लिए एक अच्छा वर्ड इस्तेमाल होता है जो हम आईएएस 32 में पढ़ेंगे भी। लॉजिकली ये फाइनेंशियल लायबिलिटी है। कौन सी लायबिलिटी है? फाइनेंशियल लायबिलिटी। पढ़ेंगे आप इंशाल्लाह आईएएस 32 के अंदर बहुत तमीज से कि फाइनेंशियल लायबिलिटी होती क्या। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स एक फाइनेंशियल लायबिलिटी है। अब सुनिएगा, डिविडेंड इक्विटी होल्डर्स को दिया जाता है, डेट होल्डर्स को नहीं दिया जाता। इसका मतलब यह हुआ, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स पे दिया जाने वाला डिविडेंड डिविडेंड हो ही नहीं सकता, वो अल्लाह माफ करे इंटरेस्ट है। क्योंकि लायबिलिटी पे कंपनी इंटरेस्ट पे करती है, फाइनेंशियल चार्जेस पे करती है, लायबिलिटी के ऊपर डिविडेंड नहीं दिया जाता। और ये भी सुन लें, कभी कभी एग्जामिनर बेवकूफ बना रहा होता है बच्चे को, लिख के देता है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। क्या लिख के देता है? और सवाल में कहता है कंपनी ने रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दिया है। ओ भाई, आपके कहने से थोड़ी डिविडेंड हो जाएगा, वो तो लायबिलिटी है। लायबिलिटी के ऊपर इंटरेस्ट दिया जाता है, लायबिलिटी के ऊपर डिविडेंड नहीं दिया जाता। डिविडेंड कहने से डिविडेंड नहीं होगा। वो सोचे ना, एक बच्चा नालायक, अल्लाह माफ करे, किसी काम का नहीं है, घर वालों ने कहा इसका नाम चेंज कर दो, उसके नाम के आगे पीछे पढ़ाकू लगा दो, पढ़ने वाला हो जाएगा। उसको बुलाया जा रहा है, ओए नासिर इधर आ, पढ़ाकू इधर आ, पढ़ाकू इधर आ। हो सकता है तुक्का लग जाए, गैरत आ जाए उसको कि यार सभी मुझे पढ़ाकू बोलने, चलो पढ़ी।
चांसेस कम ही होते हैं, अल्लाह माफ कर, ठीक है, कि वो शुरू से ही होता है जरासीम पढ़ाकू बनने के, तो नाम चेंज करने से पढ़ाकू थोड़ी हो जाएगा भाई, उसके लिए चाहिए फॉर्मूला, और एक ही फॉर्मूला होता है पढ़ाकू बनाने का। अब्बा जी को चाहिए तबीयत से बच्चे को धो डाले, आप देखें पोजीशन आ जाएगी बच्चे की। ये लाड प्यार ने बच्चों को खराब कर दिया, यही मान यार, आजकल तो सोशल मीडिया इतना आ गया है, पेरेंट्स भी कुछ नहीं बोल रहे बच्चों को, बोला यार बस खुशी रहे, यही बहुत है, क्या बात। तो बड़े यार आइडिया हो रहा है, रिडीमेबल प्रेफरेंशियल लायबिलिटी, और लायबिलिटी पे डिविडेंड नहीं देते, लायबिलिटी पे क्या देते, इंटरेस्ट देते हैं, फाइनेंशियल चार्जेस देते हैं। इसका मतलब ये हुआ फॉर्मूले में जो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस हो रहा है उसका ताल्लुक रिडीमेबल से नहीं है। इसमें है बेटा, नाम देखेंगे इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कौन से, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, यानी कि मेरी कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर जो इशू किए, मेरी कंपनी बाउंड नहीं है रिडीम करने के लिए। मेरी कंपनी ने जो प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए, मेरी कंपनी बाउंड नहीं है रिडीम करने के लिए, इररिडीमेबल। और यार मैं तो बाउंड ही नहीं हूं, मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता आपने मेरे से इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स लिए, आप मिसाल के तौर पे एक हफ्ते के बाद वापस आ गए कंपनी में, आपने कहा जी अपने शेयर्स वापस लें, वो आपको बड़ा बाहर का रास्ता दिखाएंगे, बोले निकलो यहाँ से, और जहां से लिए थे ना स्टॉक एक्सचेंज से, वहां जाके वापस करो, हमें क्या बोल लो, जाओ बेचो वहां जाके, क्योंकि कंपनी कहेगी यार नाम देखो ना इंस्ट्रूमेंट का क्या है, इररिडीमेबल, वी आर नॉट बाउंड टू रिडीम। लॉजिकली जो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है ये कंपनी के लिए क्या है, इक्विटी, और डिविडेंड इक्विटी होल्डर्स को दिया जाता है, डेट होल्डर्स को नहीं दिया जाता। और ये भी सुन ले काम की बात, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा गलती से आपको टकरा गया, गलती से उसने कहा ये जो आप कह रहे हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इज अ फाइनेंशियल लायबिलिटी, और आप कह रहे हैं इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, उसने कहा ये बताओ ये कहां लिखा हुआ है, इसका भी जवाब सुन लें। ये वाली बात है ना कि रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एक फाइनेंशियल लायबिलिटी है, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर एक इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, ये वाली बात IAS 32 में लिखी हुई है। इसकी जो मेन सोर्स है कहां से ये चीज आ रही है, IAS 32 से। क्योंकि देखिए अब फर्क है ना, एक बंदे ने कहा भाई ये कहां लिखा है, आपने कहा मैंने IAS 33 में पढ़ा है, वो कह रहा है भाई मैं तो ये पूछ ही नहीं रहा, मैं तो आपसे कह रहा हूं ये लिखा होगा, आप क्या कह रहे हैं मैंने IAS 33 में पढ़ा है। नहीं यार, इसकी जो असल सोर्स है भाई IAS 32 एक्चुअली वो है जो आपको बताता है व्हाट इज फाइनेंशियल लायबिलिटी, व्हाट इज इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, व्हाट इज एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट, ठीक है जी। इसका मतलब ये हुआ, वापस आता है, यहां जो भी प्रेफरेंस डिविडेंड की बात होगी उसका लिंक इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स के साथ है। अगली बात, अब बेटा इररिडीमेबल को थोड़ा आगे लेके चलते हैं। जब हम इररिडीमेबल की बात करेंगे, इनकी बात चल रही, तो बेटा इररिडीमेबल भी दो तरह के, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स भी दो तरह के होते हैं भाई, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स दो तरह के होते हैं, समझिएगा। एक को हम कहते हैं कम्युलेटिव, इररिडीमेबल क्या है, कम्युलेटिव, एक होते हैं जो बस कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, और एक होंगे भाई नॉन कम्युलेटिव, नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। रिपीट, इररिडीमेबल की फर्दर दो टाइप्स हैं, एक को मैंने कम्युलेटिव का और दूसरे को नॉन कम्युलेटिव। अब सवाल के सर ये क्या कहानी है कम्युलेटिव की और नॉन कम्युलेटिव की, इसको जरा समझिएगा बेटा आप। एक्चुअली कम्युलेटिव क्या है, पहले इसकी बात कर लेते, समझना। अज्यूमिंग आपने एक कंपनी के इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर ली 2022, आपने एक कंपनी के कौन से शेयर्स ले लिए, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, और वो थे कम्युलेटिव, सही। 2022 में उस कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया, आप टेंशन फ्री, आपने कोई बात, अगले साल देख लूंगा। 2023 आ गया, उस कंपनी ने दोबारा डिविडेंड नहीं दिया, हमने कोई बात, आगे देख लो। 24 उन्होंने फिर डिविडेंड नहीं दिया, आपने भाई क्या चल गया, मजाक चल रहा है। किसी ने आपको बताया जब तक आपने इन्वेस्टमेंट नहीं की थी उससे पहले हमेशा डिविडेंड आता था, बोला क्या मतलब भाई, हमारे इन्वेस्ट करते ही डिविडेंड ही नहीं आ रहा। खैर 2025 में कंपनी ने कहा हम डिविडेंड देंगे, तो प्लीज सुन लें,
अगर बेटा कंपनी 2025 में डिविडेंड दे रही है तो टेंशन ना ले, वो आपको 2022 का भी डिविडेंड देगी, 23 का भी देगी, 24 का भी देगी, 25 का भी देगी। कम्युलेटिव है ना, वो चीज क्या हो रही है, ऐड हो रही है। जिस जिस टाइम का डिविडेंड आपको नहीं मिला वो क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, कम्युलेटिव। तो कम्युलेटिव में चीजें क्या हो रही होती, अगर मैंने 2022 का डिविडेंड नहीं दिया और 2023 में डिविडेंड दूंगा तो कितने साल का डिविडेंड दूंगा, 2। दैट इज कम्युलेटिव। कम्युलेटिव में सवाल ले रहा हूं मैं 1 मिनट में, कम्युलेटिव में क्या होता है, टाइम पीरियड ऐड हो रहा होता है। अगली चीज सुन ले, फिर मैं क्वेश्चन लेता हूं आपके। एक और होता है नॉन कम्युलेटिव। नॉन कम्युलेटिव में ना टाइम पीरियड काउंटेबल नहीं होता। क्या मतलब, प्लीज सुनिएगा। अगर नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स आपके पास, कौन सा वाले, अच्छा कंपनी ने 2022 में डिविडेंड नहीं दिया तो वो बैठे रहे, आप नहीं दिया तो नहीं दिया, दैट्स इट। अगर 2023 में कंपनी डिविडेंड देगी तो सिर्फ 1 साल का ही देगी, यानी ये नॉन कम्युलेटिव में जब भी कंपनी डिविडेंड देगी, जब भी देगी तो सिर्फ 1 साल का देगी, क्योंकि नॉन कम्युलेटिव में टाइम पीरियड काउंट नहीं होता। अब अगली चीज समझनी है, फिर मैं सवालों पे आऊंगा इंशाल्लाह। सुनना, पहली चीज देखिए, आपके पास ना 2 चीजें होनी चाहिए। एक होनी चाहिए आपके पास नॉलेज बेटा, फिर अगली चीज आपके पास ये होनी चाहिए उस नॉलेज के ऊपर सवाल कैसे सॉल्व करना। असल तो इसके लिए ना नॉलेज, फिर आपने उसकी एप्लीकेशन सीखनी है, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन। पहाड़ों जितनी नॉलेज हो, सवाल सॉल्व नहीं हो, फायदा क्या हो भाई आपका, सवाल तो सॉल्व हो। अब सुनना ध्यान से, पहली चीज आपने क्वेश्चन में देखा इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, कौन से वाले। अगली चीज, इररिडीमेबल तो लिखा हुआ है सवाल में, लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कम्युलेटिव या नॉन कम्युलेटिव। नथिंग इज मेंशन, हमेशा कम्युलेटिव अज्यूम करेंगे, एग्जाम के लिहाज से बता रहा हूं। नथिंग इज मेंशन हमेशा क्या अज्यूम करेंगे, कम्युलेटिव। उससे भी बड़ी बात सुनिएगा बेटा, कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स के केस में कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे या ना करे, कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे या ना करे, आप हमेशा ईपीएस कैलकुलेट करते हुए प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करेंगे। किस केस में, कम्युलेटिव के केस में। कैसे निकालते हैं प्रेफरेंस डिविडेंड, ये भी सुन लें बेटा। आपको एक परसेंटेज दी जाएगी कि यार 6% है मिसाल के तौर पे, आपको 6% को ना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई करना है, डिविडेंड का अमाउंट आ जाएगा, आपने प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से वो डिविडेंड का अमाउंट माइनस करना है, चाहे कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करे या ना करे। और ये भी सुन लें, कंपनी 4 साल का डिविडेंड दे रही, कितने साल का, आपने बेटा 1 का ही माइनस करना है, क्योंकि जब कंपनी नहीं दे रही थी तब भी तो आप 1 का माइनस कर रहे थे। बात समझ में आ रही है। तो कंपनी डिक्लेयर करे या, भाई आपने प्रेफरेंस डिविडेंड निकालना है और पीएटी में से माइनस करना है। सवाल में इररिडीमेबल लिखा हुआ आया, कुछ मेंशन नहीं है, क्या अज्यूम करूंगा, कम्युलेटिव। डिविडेंड डिक्लेयर्ड हो या ना हो, मैं डिविडेंड माइनस करूंगा। अब इसका मतलब पता है क्या है, नॉन कम्युलेटिव के लिए एग्जाम में लिख कर देगा नॉन कम्युलेटिव। क्यों भाई, यही तो पढ़ रहे हम लोग, कुछ मेंशन नहीं है तो कम्युलेटिव, तो इसका मतलब नॉन कम्युलेटिव तो एग्जाम में लिख कर देगा ना यार। अच्छा, मैं और आप क्या कह रहे हैं, मैं और आप ये कह रहे हैं कि भाई कम्युलेटिव के केस में डिक्लेयर्ड हो या ना हो डिविडेंड माइनस करो। इसका मतलब पता है कि नॉन कम्युलेटिव के लिए डिक्लेयर्ड होना लाजमी है, इसके लिए तो लाजमी हो गया ना यार, समझ रहे हैं एग्जाम के लिहाज से। तो बेटा एक तो नॉन कम्युलेटिव एग्जाम में आएगा तो नॉन कम्युलेटिव का लिखा हुआ होना लाजमी है, और सेकंड डिविडेंड का डिक्लेयर्ड होना लाजमी है, तो नॉन कम्युलेटिव के लिए डिविडेंड निकालेंगे, वरना कैलकुलेट नहीं करेंगे। और डिविडेंड प्रेफरेंस डिविडेंड कैलकुलेट करना बहुत आसान है, खुदा के लिए उसमें कोई मसला नहीं। परसेंटेज गिवन होगी, आपने उस परसेंटेज को प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से क्या करना है, मल्टीप्लाई। एग्जाम के लिहाज से मैंने कुछ काम के पॉइंट्स बता दिए आपको। इररिडीमेबल देखा, कुछ नहीं लिखा, कम्युलेटिव अज्यूम कर लिया। आप डिविडेंड डिक्लेयर हो या ना हो, आप डिविडेंड माइनस करोगे। नॉन कम्युलेटिव के लिए नॉन कम्युलेटिव का लिखा हुआ होना लाजमी है, और प्रेफरेंस डिविडेंड का डिक्लेयर होना भी लाजमी है नॉन कम्युलेटिव के लिए। एग्जाम के लिहाज से थोड़ा आइडिया हो क्या करना है कि क्या नहीं करना, ठीक हो गया जी। अब यहां तक कोई सवाल है तो बताएं, इसको कर लेते हैं 1 मिनट। अच्छा जी, एक काम हम और भी करेंगे, लेकिन इस काम का मतलब ये नहीं है जो मैं बताने वाला हूँ, मैंने पहले कभी नहीं किया, अब से हम ये काम भी करेंगे। इट डज नॉट मीन कि आप बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाए। वो क्या है, हर क्लास का
पीडीएफ भी आपके व्हाट्सएप के ग्रुप पे शेयर कर, मजे चल रहे हैं बच्चे, क्लास मिस होगी रिकॉर्डिंग देख लेगा, रजिस्टर नहीं बना रहा पीडीएफ मिल गया। इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही रिलैक्स मोड में चले हैं, मतलब रजिस्टर ही नहीं बना रहे, खुदा के लिए बनाइएगा वरना मसला हो। ठीक है, इनफैक्ट आगे चल के इंशाल्लाह क्लासेस चलेंगी तो आई वुड अप्रिशिएट कि आप क्लास के अंदर बेसिकली लैपटॉप लेकर आए, ताकि जो हम एक्सेल के ऊपर सवाल करें और एसीसी की वेबसाइट पे जाके बेसिकली जो सीवी प्लेटफॉर्म है उस पर जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैं चाहूँगा कि आप भी क्लास में लैपटॉप वगैरह यूज़ करें, ताकि आपको भी पता हो कि यार उस सीवी प्लेटफॉर्म पे कैसे जाके सवाल सॉल्व करें, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। अच्छा जी, अब थोड़ी सी अगली चीज देख लेते हैं। अब बेटा यहाँ देखिए, एनसीए नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, भाई थोड़ा सा आपको आइडिया होगा पेरेंट और सब्सिडी का, ठीक है भाई। अभी नॉर्मल लेके चलते, लेट से पेरेंट की 80% होल्डिंग है सब्सिडी में, और भाई 80 अगर आपकी है तो 20 आपकी होल्डिंग, वो एनसीए नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। अगर पेरेंट की 60% होल्डिंग है तो एनसीए की होल्डिंग कितनी है 40, पेरेंट की 70 है तो एनसीए की 30। अब एक चीज सुनिएगा, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, बस फिलहाल इतना ध्यान में रखना, एनसीए का माइनस करने वाला इशू सिर्फ उस वक्त आएगा व्हेन यू आर कैलकुलेटिंग ईपीएस फॉर द ग्रुप। रिपीट, एनसीए माइनस करने वाला इशू कब आएगा? व्हेन वी आर कैलकुलेटिंग ईपीएस फॉर द ग्रुप। इस पे 2 मिनट लगा लेते हैं कि चलो मान लिया, मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि जी हम ग्रुप के लिए जब ईपीएस निकालेंगे तो हम एनसीए माइनस करेंगे। लॉजिकली एनसीए उस वक्त माइनस होगा जब पेरेंट की होल्डिंग सब्सिडी में 100 से कम हो। ऐसा भी हो सकता है अगर आपसे कोई पूछे ना, वो सिचुएशन बता दो जिसमें ईपीएस तो ग्रुप के लिए निकल रहा है लेकिन एनसीए माइनस नहीं हो रहा। आपने कहा हो सकता है अगर पेरेंट की 100% होल्डिंग हो, क्योंकि अगर पेरेंट की 100% होल्डिंग है तो एनसीए नहीं होगा। तो यानी कि अगर कोई ये आपको मल्टीपल चॉइस में दे दे, भाई इज इट पॉसिबल that we are calculating EPS for the group and there is no NCI? Yes, it is possible. Only when the parent is holding 100%. Obviously फिर मैं कोई NCI माइनस नहीं करूंगा, है ही नहीं भाई। तो लॉजिकली NCI वाला इशू उस वक्त आएगा when we are calculating EPS for the group. Second, when parent is having holding less than 100%. अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है, चलो ये भी मान लिया, लेकिन फिर भी सवाल ये पैदा होता है माइनस क्यों करते हैं, उसकी लॉजिक दीजिएगा, काम आएगा। सुनना भाई, मिसाल के तौर पे सिर्फ समझाने के लिए, इनका पीएटी है, सब्सिडी का पीएटी है लेट्स से 200 मिलियन, इनका अपना है 400 मिलियन, सारी एडजस्टमेंट हो चुकी है, सिर्फ समझाना चाह रहा हूं। जब कंसोलिडेशन होती है ना, ग्रुप का जब एसोसिएट बनेगा तो लेट्स से ग्रुप का जो पीएटी आ रहा है वो 600 मिलियन आ रहा है, कितने 100 मिलियन आ रहा है यार। लेकिन लॉजिकली अगर लेट्स से इस 200 मिलियन में आपने सारी एडजस्टमेंट कर रखी है, 1 मिनट के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यार ये जो आपकी सब्सिडी का पीएटी है 200 मिलियन, सर लॉजिकली सारे का सारा पेरेंट का थोड़ी है, आपकी तो 80% होल्डिंग है ना। बट व्हाइल डूइंग कंसोलिडेशन आपने तो इसमें पूरे 200 का इंपैक्ट ले लिया, यस या नो? आप तो दुनिया को ये बता रहे हो, यहां पे ये बता रहे हो पूरा 200 मेरा है, हालांकि आपकी 80% होल्डिंग है। अब किसी कंपनी का पीएटी 200 मिलियन है, मेरी 80% होल्डिंग है, तो मेरा तो 160 हुआ, 40 तो किसी और का हुआ, तो उस 40 को मैं यहां से माइनस कर दूंगा। सोचे, उस 200 का 80% मेरा है विच इज 160, तो 200 का 20% किसका है? एनसीआई का। तो लॉजिकली अगर आप देखें, जैसे ही आप इस 40 को माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली बात ठीक हो जाएगी। प्रॉब्लम ये होता है कि जब हम कंसोलिडेशन कर रहे होते हैं, खुदा के लिए कंसोलिडेशन ऐसी नहीं होती किसी कंपनी में मेरी 80% होल्डिंग है तो मैं हर चीज 80-80 ले रहा हूं, ऐसा नहीं होता। सारी चीजें 100% आ रही होती हैं, फिर हम एनसीआई का शेयर अलग से दे देते हैं। तो मैंने पीएटी के अंदर पूरे 200 मिलियन का इंपैक्ट ले लिया, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मेरी होल्डिंग तो 80% है, 20 तो होल्डिंग किसकी है? एनसीआई की है। तो व्हाट आई डिड, मैंने 200 का 20% जो कि 40 मिलियन आता है एनसीआई के नाम से यहां से माइनस कर दिया। तो मैं अपनी बातें रिपीट कर रहा हूं, एनसीआई का इशू सिर्फ उस वक्त आएगा जब हम ईपीएस ग्रुप के लिए निकालें। और सेकंड क्या है, पेरेंट की होल्डिंग कितनी होनी चाहिए? लेस देन 100%।
ठीक है जी। नॉर्मली एग्जामिनर उस लेवल पे जाता नहीं है, बस हमें पता होना चाहिए। अब बेटा इस फॉर्मूले में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो है वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। अच्छा ये सिंपल एवरेज नहीं है, वेटेड एवरेज है। सिंपल एवरेज होता तो टेंशन ही नहीं थी, 5 ट्रांजेक्शन होती है, मैं पांचों को ऐड करता, 5 से डिवाइड करता, जा भाई खत्म, सिंपल एवरेज। इट्स नॉट सिंपल, इट इज वेटेड। वेटेड एवरेज में हम ये देखते हैं कि कंपनी के पास कितने शेयर्स कितने मंथ्स थे। अभी कितने शेयर्स कितने मंथ्स थे, इसको एक क्वेश्चन के थ्रू हम बात करेंगे, देखिएगा। अब बेटा हम जा रहे हैं किसकी तरफ, ये सीखने जा रहे हैं हाउ टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। मिसाल के तौर पर एक ओपनिंग शेयर कैपिटल ले लेते हैं। पार वैल्यू है जी $0.5। 50,000 का अमाउंट है, ठीक है जी। और इसकी डेट है 1/1/2022। अच्छा जी, कंपनी इशूड, इसको वो कर देना आप लोग यार, 1 मिनट दीजिए। अच्छा जी, ओपनिंग शेयर कैपिटल आ गया, पार वैल्यू $0.5 और ये 50,000 आ गया। कंपनी इशूड लेट्स से 200,000 शेयर्स, ये साथ साथ में कॉपी भी करना बेटा, इन मार्च। पहली चीज सीख लो, कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू किए मार्च में, सुन ले। नथिंग इज मेंशन, डेट तो नहीं लिखी ना किस दिन, नथिंग इज मेंशन एंड ऑफ द मंथ, ऑलवेज। डेट ना लिखी हो तो हमेशा क्या अज्यूम करेंगे, ये छोटी छोटी बातें ना एग्जाम में तंग करती, अभी नहीं करती। क्योंकि एग्जाम में जब आप एक एक लाइन पढ़ते हैं उसके 6 मतलब आपको समझ में आते हैं, यार इसको तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। ये अभी से बारीकी आपने देखनी है कि भाई कुछ ना लिखा हो तो हमेशा एंड, इसका मतलब क्या है, स्टार्ट ऑफ द मंथ होगा तो लिख कर देगा। अच्छा ऐसा कोई सवाल नहीं आता भाई F7 के लेवल पे, ओ जी 15 दिन के बाद इशू कर दिया, इतना जुल्म नहीं। मंथली कैलकुलेशन होती है, डेज पे नहीं, ठीक है जी। या तो स्टार्ट ऑफ द मंथ शेयर्स इशू होंगे या एंड, कुछ मेंशन नहीं होगा तो हमेशा क्या लेंगे, एंड ऑफ द मंथ। अच्छा ये मजीद ले लेते हैं, कंपनी इशूड 1,50,000 शेयर्स इन सितंबर, ठीक है जी। ईयर एंड ले लेते हैं, लेट्स से ईयर एंड जो है वो दिसंबर 2022 है। ईयर एंड क्या है, दिसंबर 2022 रिक्वायर्ड है। वो कह रहे हैं यार आप मुझे सिर्फ क्या निकाल के दे दो, वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स, क्या कैलकुलेट करके दे दो, वेटेड। अब इसको डिस्कस करते हैं बिल्कुल सुकून से। आप देखिए ओपनिंग शेयर कैपिटल, पार वैल्यू 0.5, 50,000। कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू किए मार्च में, फिर सितंबर और ये। अच्छा जी, हमें वेटेड एवरेज शेयर्स निकालना है। अब इसे देखिएगा ठीक, अब कॉपी नहीं करना, अब सिर्फ समझना। वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स, अच्छा ये एब्रीवेशन आपने इस्तेमाल नहीं करनी, पूरा लिखना। सबसे पहले यहां देखें, शेयर कैपिटल कितना है, 50,000। पार वैल्यू कितनी है, एक चीज देख लें, शेयर कैपिटल को जब आप पार वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। रिपीट, जब आप शेयर कैपिटल को पार वैल्यू से डिवाइड करोगे तो क्या चीज आ जाएगी, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगी। तो बेटा यहां देखिएगा, आपके पास शेयर कैपिटल 50,000 है, पार वैल्यू कितनी है, इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो बनने का आ जाएगा, यस। तो शेयर कैपिटल आपके पास 50,000 है, पार वैल्यू 0.5 है। अगर मैं 50,000 को 0.5 से डिवाइड करूंगा तो नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख आ जाएंगे। ये बात क्लियर है। अब अगली चीज समझनी है, पहले तो मैंने यहाँ 1 लाख शेयर्स लिख दिए भाई, लिख दिए 1 लाख शेयर्स। अब देखिएगा, आप देखिए 1 जनवरी में कंपनी के पास 1 लाख शेयर्स हैं
अब बस इतना बता दे 1 जनवरी के बाद अगली ट्रांजैक्शन कब हुई है? मार्च। और ये बात हो चुकी है नथिंग इज मेंशन एंड ऑफ द मंथ। क्या मैं कह सकता हूँ 1 जनवरी के बाद अगली ट्रांजैक्शन में 3 महीनों का गैप है? भैया आपसे अगर मैं पूछूं 1 जनवरी से 31 मार्च तक महीने काउंट कर ले तो कितने होते हैं? 3 ही होते हैं ना। किसी को 2 लग रहे हैं, अल्लाह रहम करे, और उसका टारगेट चल रहा है कि सर मैं चाह रहा हूँ वर्ल्ड टॉप आ जाए, वर्ल्ड टॉप आ जाए, इस तरह से आएगा वर्ल्ड टॉप। तो बेटा 1 जनवरी से 31 मार्च तक आप किसी से भी कंफर्म करा लें 3 ही महीने। अगर आपको 2 लग रहे हैं तो अल्लाह रहम करे, तो मैं कुछ नहीं कह सकता। आप काफी आगे निकल चुके हैं, मैं यही कह सकता हूँ। वापसी का शायद रास्ता ना मिले। 3.12 आउट ऑफ 12 पूरे 12 महीने, उसमें से बेटा शुरू के 3 महीने आपके पास 1 लाख शेयर है। अभी कॉपी नहीं करे, सिर्फ देखते रहे। मार्च में कंपनी ने मजीद कितने शेयर इशू किए? 2 लाख। आप सुनिएगा, जिस कंपनी के पास पहले से 1 लाख शेयर हो, अब उस कंपनी ने मजीद 2 लाख शेयर इशू किए, टोटल 3 हो जाएंगे। ये सो पहले ये बता दो, सीधी सी बात है ना। कंपनी के पास पहले से 1 लाख शेयर है, कंपनी ने मजीद कितने शेयर इशू किए? 2 लाख। तो भाई जिसके पास पहले से 1 लाख होगा, 2 लाख और शेयर इशू करेंगे तो 3 ही होंगे भाई। अब बस हमने ये देखना है कि मार्च के बाद अगली ट्रांजैक्शन कब हो रही है। बेटा मार्च के बाद अगली ट्रांजैक्शन सितंबर में हो रही है। चेक करें, गैप 6 मंथ्स का। आप 31 मार्च से 30 सितंबर तक काउंट कर लें, एग्जैक्टली 6 महीने होते हैं। तो मार्च के बाद अगली ट्रांजैक्शन जो हो रही है उसमें कितने मंथ्स का गैप है? 6/12 कर दिया हमने। अब देखिए, सितंबर में एक 50 शेयर इशू हुए। बेटा 150 से पहले पहले कंपनी के पास 3 लाख शेयर्स है। जिस कंपनी के पास सितंबर में जो 1,50,000 शेयर्स इशू हुए, उससे पहले पहले 3 लाख शेयर्स हैं। अब 150 में मजीद ऐड कर दूंगा तो कितने हो जाएंगे भाई? 450। और 30 सितंबर के बाद मजीद कोई शेयर्स इशू ही नहीं हुए। 30 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक 3 महीने होते हैं। 30 सितंबर से लेके 31 दिसंबर तक 3 महीने होते हैं। अब बेटा जरा कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं, क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा। आप लोग भी कैलकुलेटर यूज कर लो। जो बेटा 1-2 बच्चे कैलकुलेटर यूज करें, देखें व्हाट इज दी। बेटा जो आंसर आ रहा है वो 2,87,500 आ रहा है। 2,87,000। चेक कर ले भाई, कैलकुलेटर यूज करना। 2,87,500 जी। देख ले, मैंने कुछ इस तरह से कैलकुलेटर यूज किया, मैं बता देता हूँ हाउ डिड आई यूज कैलकुलेटर। मैंने 3 लाख को 3 से मल्टीप्लाई किया, देन है प्लस 3 लाख को 6 से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया 4,50,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया, और फिर मैंने जो आंसर आया उसको 12 से डिवाइड कर दिया। दिस इज व्हाट आई डिड। खैर हम तो फिर जब लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे तो एक्सेल भी करेंगे इंशाल्लाह, बट फिलहाल ये सीखना तो है। तो बेटा वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स आ रहे हैं आपके पास 2,87,500। ये बात क्लियर होती है भाई? अच्छा जी, सेकंड क्वेश्चन आपने कॉपी करना है, ठीक है, और मुझे मतलब अटेम्प्ट करके दिखाना है आपने कि आप क्या कर रहे हो, मुझे भी पता चले। ओपनिंग शेयर कैपिटल ले लेते हैं भाई। कंपनी इशूड 1 लाख शेयर्स ऑन 30th अप्रैल 22। दोबारा कंपनी इशूड 150 शेयर्स ऑन 30th जून 22। मजीद कंपनी इशूड 2 लाख शेयर्स ऑन 31 दिसंबर 22। ईयर एंड जो है जी दिसंबर है। रिक्वायर्ड बड़ा सिंपल सा है, आपको वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर निकालना। ओपनिंग शेयर कैपिटल 50,000 है, पार वैल्यू 1 है।
कंपनी ने 1 लाख शेयर इशू किए 30 अप्रैल को, कंपनी ने 1,50,000 शेयर इशू किए 30 जून को, कंपनी ने 2 लाख शेयर इशू किए दिसंबर में, और आपको कैलकुलेट करना है वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स। तो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, अटेम्प्ट करें, फिर मिलके भी सॉल्व करेंगे, पहले आपने ट्राई करना है। अच्छा जी, आंसर अब जरा मिलके भी सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। पहली चीज आप देखें, आपके पास शेयर कैपिटल कितना, 50,000। बेटा पार वैल्यू कितनी है? ऑब्वियसली 50,000 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 50 आएगा, यानी कि ओपनिंग शेयर्स इस दफा कितने, 50। अच्छा, ये एंड दिसंबर है, तो ये ओपनिंग वाली डेट क्या होगी, फिर ये वाली डेट होगी। तो पहली ट्रांजैक्शन 1 जनवरी से अगर मैं आगे जाऊं 30 अप्रैल को, 4 महीने के बाद हो रही है। इसका मतलब ये कि मैं और आप कह सकते हैं, अगर हम वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स की बात करें तो हम कह सकते हैं शुरू के 4 महीने तक कंपनी के पास कितने शेयर्स थे, 50,000। क्लियर है बात में? इसके बाद देखिएगा, इसके बाद कंपनी ने बेटा 1 लाख शेयर्स इशू किए। जिसके पास पहले से 50,000 हो वो 1 लाख शेयर्स इशू करे तो कितने हो जाएंगे बेटा, 150। अब हमने ये देखना है कि 30 अप्रैल के बाद अगली ट्रांजैक्शन कब हो रही है, जून, आफ्टर 2 मंथ्स, 2/12। इसके बाद देखिएगा, जून में हमने कितने शेयर्स इशू किए, 150। इससे पहले भी 150 थे। बात क्लियर हो रही है? तो बेटा कितने हो जाएंगे, 300,000। अब आप देखें जून के बाद अगली ट्रांजैक्शन कब हो रही है, कितने मंथ्स। अच्छा, 1 मिनट के लिए आप देखिएगा इसे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो क्या है, अगर आप देखें 4, 6 और 12, पूरे 12 महीने की कैलकुलेशन हो चुकी है। साल के आखिरी दिन, सुनिएगा अच्छे से, हाँ ये थ्योरेटिकल बता रहा हूं, साल के आखिरी दिन अगर नंबर ऑफ शेयर्स इशू होंगे तो वो नंबर ऑफ शेयर्स आपकी एसओएफपी में आएंगे, लेकिन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स में नहीं आएंगे। तो एसओएफपी में तो आएंगे, ये सुनो, कंपनी ने तो शेयर्स इशू किए ना भाई, एसओएफपी में तो उनका इंपैक्ट आएगा जो शेयर्स आपने आखिरी दिन भी इशू किए, लेकिन किस में नहीं आ सकता, वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स में इंपैक्ट नहीं आ सकता। फिर भी अगर किसी बच्चे ने बहुत ज्यादा फनकारी करनी है तो मैं बता देता हूँ, ये 2 लाख शेयर्स हैं, आप इसमें 5 लाख कर दें भाई, ये ज्यादा फनकारी हो जाएगी। लेकिन फिर आप 0/12 करें, क्या करें, 0/12। लेकिन हल्का हाथ रखिएगा, बाद बच्चों का मैथ्स बड़ा खतरनाक होता है, वो जीरो को सबसे ही मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर सब जीरो हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये सिर्फ ये वाली चीज जीरो होगी, ये मैक्सिमम फनकारी है। तो स्टेटमेंट याद रखिएगा, अगर साल के आखिरी दिन शेयर्स इशू हो, एसओएफपी में उनका इंपैक्ट आएगा, लेकिन वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स में उनका कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। तो बेटा आंसर बताएंगे, सबके पास सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, चेक कर लेते हैं। मैं भी 50,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर 150 को 2 से, फिर 3 लाख को 6 से, फिर 12 से डिवाइड कर दिया, 1,91,667 कर लें, क्या ख्याल है, ये थोड़ा मुनासिब हो जाए, क्या कहते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको और दे रहा हूं, ओपनिंग शेयर कैपिटल, यहां ले रहा हूं बेटा 50,000, डेट भी लिख रहा हूं, कंपनी इशूड लेट्स से 2 लाख शेयर्स on 31st March 22. Company bought back 1,50,000 shares on 30th June 22. Company issued 2 lakh shares in September. ईयर एंड वही है भाई, दिसंबर है ईयर एंड। आपने सिंपली
वेटेड एवरेज ऑर्डिनरी शेयर्स बताना, मैं डेटा दोबारा दिखा देता हूँ। ओपनिंग शेयर कैपिटल 50,000 है, पार वैल्यू 0.5 है। कंपनी ने 2 लाख शेयर्स इशू किए मार्च में, फिर कंपनी ने ना 1,50,000 शेयर्स बाय बैक कर लिए जून में। जब हम शेयर्स इशू करते हैं तो शेयर्स बढ़ते हैं, शेयर्स बाय बैक करेंगे तो शेयर्स कम हो जाएंगे। अब बस ये आपने करना है ना खुद। और कंपनी ने इशू किए 2 लाख शेयर्स कब? सितंबर में। और ये रेट है हमारे पास दिसंबर। आपको कैलकुलेट करके देना है मुझे वेटेड एवरेज नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। तो इसको आपने अटेम्प्ट करना है भाई, बताएं क्या आ रहा है।